मल्टीपल दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है। इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं ये अभी हम एग्जांपल करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रो एचेलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इन द रो इज 1। कोई भी रो जिसके अंदर कुछ जीरोस और कुछ नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं या अगर जीरोस नहीं भी हैं तो भी पहली नॉन जीरो एंट्री जो है उसको 1 होना चाहिए। वी कॉल दिस लीडिंग 1। जीरोस के बाद जो पहली नॉन जीरो एंट्री आती है वो 1 होगी और इसको लीडिंग 1 कहा जाएगा। एनी रो कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ जीरोस, ऐसी रो जिसके अंदर सारे के सारे जीरोस हैं, मतलब एक रो में पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो से मुश्तमिल है, तो ऐसी रो को क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रो पे बॉटम पे होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इन एनी टू सक्सेसिव रोज, दो सक्सेसिव रोज में दैट डज नॉट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोस, दो सक्सेसिव रोज जो कि कंप्लीट जीरोस पे नहीं मुश्तमिल बल्कि उसमें जीरो के साथ साथ कुछ नॉन जीरो एंट्रीज भी हैं, तो does not consist entirely of zeros. The leading one in the lower row occurs farther to the right than the leading one in the upper row. नीचे वाली रो का जो लीडिंग वन है वो राइट साइड पे आगे चला जाता है ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से। दोबारा इस पॉइंट को समझें। इन टू सक्सेसिव रोज जो बिल्कुल साथ साथ आने वाली दो रोज हैं, इन रोज के अंदर नीचे वाली रो में आने वाला लीडिंग वन राइट साइड पे आगे होगा, किससे आगे होगा, ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से। नीचे वाली रो में आने वाला लीडिंग वन राइट साइड पे, ये राइट साइड पे आगे होगा ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से। तो हमने जो कंडीशंस ऊपर लिखी, ये जो प्रॉपर्टीज लिखी, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम इन एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो क्या था कि पहली जो नॉन जीरो एंट्री होगी उसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम इस वाले मैट्रिक्स को देखते हैं क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो पहली नॉन जीरो एंट्री पहली रो में 1 है, दूसरी रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, तीसरी रो में पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है। पहली प्रॉपर्टी पूरी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई रो ऐसी है जिसमें सारे जीरोस हैं तो उसको मैट्रिक्स के बॉटम पे होना चाहिए, बॉटम सबसे नीचे। इसमें तो कोई ऐसी रो थी ही नहीं जिसमें सारी वैल्यूज जीरो हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि दो सक्सेसिव रोज में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या, कि नीचे वाली रो का लीडिंग वन ऊपर वाली रो से राइट साइड पे आगे होना चाहिए। तो ये ऐसा ही हो रहा है। इन अगली दो रोज में देखें तो नीचे वाली रो का लीडिंग वन राइट साइड पे ऊपर वाली रो से आगे है। इसी तरह इस मैट्रिक्स को हम चेक कर सकते हैं, ये भी एचेलॉन फॉर्म में है। पहली एंट्री नॉन जीरो 1 है, दूसरी रो में पहली एंट्री नॉन जीरो 1 है। ऐसी रो जिसमें सारे जीरो थे वो बॉटम पे है। और क्या था कि दो सक्सेसिव रोज में नीचे वाली रो का लीडिंग वन आगे होना चाहिए पिछली ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से। ये भी एचेलॉन फॉर्म में है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स को देख लें, ये भी एचेलॉन फॉर्म में है। पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, कोई जीरो रो है ही नहीं। लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग नीचे वाली रो का लीडिंग वन राइट साइड पे आगे है ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से। एक ऐसा मेथड जिसको यूज करके हम एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं मैट्रिक्स की, उस मेथड को हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में पहली तीन प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी जो कि हम एचेलॉन फॉर्म में देख के आए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है। पहली तीन प्रॉपर्टीज तो इसी तरह होंगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ईच कॉलम दैट कंटेन्स लीडिंग वन हैज जीरोस एल्सवेयर, के हर वो कॉलम जिसके अंदर लीडिंग वन है उसमें 1 के अलावा बाकी पूरे कॉलम के अंदर जीरोस होने चाहिए। ये लीडिंग 1 है, इसमें 1 के अलावा बाकी पूरे कॉलम के अंदर जीरोस हैं। इसी तरह ये लीडिंग 1 है, इसमें 1 के अलावा पूरे कॉलम में जीरोस हैं। इसी तरह ये लीडिंग 1 है, इसमें 1 के अलावा पूरे कॉलम में जीरोस। यहाँ पे भी हम ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल में दो रोज जो कि कम्प्लीटली एंटायरली ऑफ कंसिस्ट ऑफ जीरोस हैं,
ये बॉटम पे है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, होना चाहिए था नीचे वाली रो का 1 ऊपर वाली रो के 1 से राइट साइड पे आगे होना चाहिए। तो ये ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। लास्ट प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की लास्ट प्रॉपर्टी कि जिस कॉलम के अंदर लीडिंग 1 है उस कॉलम की बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। इस कॉलम में लीडिंग 1 है, इसकी बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो ये तीनों मैट्रिसेस जो है ये किस फॉर्म में है? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। The method used to find reduced row echelon form is Gauss-Jordan elimination. ये Gauss-Jordan elimination method कहलाता है। दूसरा सिर्फ Gauss elimination था, ये Gauss-Jordan elimination। यहाँ एक एग्जांपल है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है जिसके अंदर 6 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। 6 वेरिएबल्स हैं और ये 4 इक्वेशंस हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ये मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। मैट्रिक्स तो सबको लिखना आता होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा है। पहली रो लिखनी है आपने पहली इक्वेशन को देखते हुए। x1 वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 आ गया, x2 वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 आ गया, x3 वेरिएबल का कोफिशिएंट -2 आ गया, x4 यहाँ पे नहीं था तो यहाँ 0 आ गया, x5 वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 आ गया, x6 यहाँ पे नहीं है तो ये 0 आ गया। और ये लास्ट वाला कॉलम किसका है? ये इक्वेशन के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट है नॉन होमोजेनियस सिस्टम का, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, वो हमने यहाँ पे लिख दी 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को देखते हुए हमने ये सेकंड रो लिखी, थर्ड रो थर्ड इक्वेशन को देखते हुए, फोर्थ रो फोर्थ इक्वेशन को देखते हुए लिखी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। एसएससी में जब हम काम करते थे तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते वक्त यहाँ डॉटेड लाइन डाल लेते थे। वो डालें या ना डालें वो सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए है। ये डॉटेड लाइन का मतलब कि ये इक्वल के बाद वाले कांस्टेंट की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ नहीं भी डाली तो भी मसला नहीं। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन यूज करने का मतलब है कि हमें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे पहले सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रो में पहली नॉन जीरो एंट्री जो है ये 1 होनी चाहिए। तो पहली नॉन जीरो एंट्री पहले से ही 1 पड़ी हुई। अब अगली रो का या नीचे वाली रो का लीडिंग 1 जो है ऊपर वाली रो के 1 से आगे होना चाहिए। इसका मतलब इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 2 को भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। हम देखते हैं कैसे 0 किया। R2 का मतलब सेकंड रो के अंदर 2 पड़ा हुआ है। मैं इस वाले 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो हम रो ऑपरेशंस यूज करते हैं। रो ऑपरेशंस में हमने क्या कहा था कि थर्ड वाला ऑपरेशन था हमारे पास, ऐड ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। एक रो का मल्टीपल जो है उसे दूसरी रो में ऐड किया जा सकता है। तो हम यहाँ इस वाले ऑपरेशन को यूज करेंगे। ये R1 को पूरी R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने ये ऑपरेशन इस तरह से लिखा, R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस -2 इंटू R1 के R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, R2 के अंदर ऐड कर दिया। अभी देखते हैं ये मैंने कैसे लिखी एंट्री। -2 प्लस 2 क्या हो गया? 0। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया, प्लस 6 क्या आ गया? 0। -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, -5 में ऐड किया तो यहाँ क्या आ गया? -1। -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही रहेगा, तो इसलिए ये वाला -2 इसी तरह पड़ा रहेगा। -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 वैसे ही पड़ा रहा। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही -1 ऐसे ही पड़ा रहेगा। थर्ड रो के ऊपर तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे, वो उसी की तरह लिखी। फोर्थ रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है।
ये जब आप लोग भी क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरीके से आप ऑपरेशन लिखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। R4 को रिप्लेस करना है बाय, किससे रिप्लेस करना है, R4 प्लस -2 इंटू R1 के R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है R4। तो मैंने जैसे ये वाला ऑपरेशन सिखाया बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये मेरे पास रो आ गई R4। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, ये लीडिंग 1 है, सेकंड रो के अंदर जो पहली नॉन जीरो एंट्री है ये 1 नहीं है बल्कि क्या है, -1 है। इसको क्या होना चाहिए था, 1। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से पूरी रो को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इस 1 से नीचे वाली जो एंट्रीज है इनको 0 करना। इनको जब मैंने 0 करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मेरे पास ये पूरी की पूरी थर्ड रो, ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया वो यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरी पूरी की पूरी थर्ड रो जो है ये 0 रो बन गई। फोर्थ रो के अंदर नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो को बॉटम में लेके जाना पड़ेगा। तो इंटरचेंज कर लेंगे R3 और R4, दोनों को इंटरचेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना होगा, ये जो 6 पड़ा हुआ है इसको हमें 1 बनाना होगा, क्योंकि ये देखो फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1, सेकंड रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1, थर्ड रो के अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो 1 नहीं है बल्कि 6 है, इसको 1 होना चाहिए था प्रॉपर्टीज ऑफ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसको 1 बनाने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे, R3 को 6 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास R3 है। अब क्या काम रह गया अभी ये जो मेरे पास फॉर्म बनी है ये एचेलॉन फॉर्म बनी है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, जिस कॉलम के अंदर लीडिंग 1 है उस कॉलम की बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो पहला कॉलम तो हो गया ठीक, सेकंड कॉलम के अंदर लीडिंग 1 मौजूद नहीं है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। जी एग्जांपल 3 की मैम आखिरी स्लाइड तो खोल दें, 1 मिनट, वो थोड़ी सी रह गई, नोट थोड़ी कर रहा। आप नोट कर, नोट करके क्या करना, नहीं मैम ये सिर्फ देखना है, मतलब कि दोबारा अगर खुद हल करके, इसलिए ये वीडियो मैंने अपलोड करनी है यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। आप मुझे बताएं क्या चीज समझ में नहीं आई। ये आखिरी मैम जो R3 और R4 रो 3 और रो 4 के जरिए आपने किया आखिरी स्टेप इसका, एग्जांपल 3 का R3 और R4 को इंटरचेंज किया है मैंने इस वजह से क्योंकि R3 पूरी की पूरी 0 रो है। तो हमने जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके अकॉर्डिंग जो 0 रो होती है उसको बॉटम ऑफ मैट्रिक्स पे, मतलब उसको लास्ट रो होना चाहिए मैट्रिक्स की। तो इसलिए हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, R3 और R4 को। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब 0 रो बॉटम पे है और ये वाली जो तीसरी रो है ये 0 रो नहीं है बल्कि इसके अंदर 2 एंट्रीज नॉन जीरो मौजूद। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये मेरे पास एचेलॉन फॉर्म आ गई। तो ये यहाँ लीडिंग 1 है थर्ड कॉलम के अंदर, इसके अंदर नीचे तो 0 है, हमें ऊपर वाली एंट्री को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 2 इंटू R2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करने से ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। अब ये थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ कॉलम में लीडिंग 1 नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ कॉलम में लीडिंग 1 नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। सिक्स कॉलम में लीडिंग 1 मौजूद है, इसके ऊपर जो 3 और 6 पड़े इनको हमें 0 बनाना। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म किए, 6 कॉलम की जो लीडिंग 1 के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो थी उनको 0 बना दी। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। लीडिंग 1 इज इन कॉलम 1, 3 एंड 6। लीडिंग 1 जो है वो कॉलम 1 में मौजूद है, कॉलम 3 में मौजूद है और कॉलम 6 में मौजूद है। बाकियों के अंदर लीडिंग 1 मौजूद नहीं है। अब आगे कुछ बातें हैं नोट करने वाली जो मैंने यहाँ लिखी हैं। नोट दैट द वेरिएबल्स कोरेस्पॉन्डिंग टू लीडिंग 1 इज कॉल्ड रीडिंग वेरिएबल्स। यहाँ R आना चाहिए था, R कॉल्ड। ऐसे वेरिएबल्स जो लीडिंग 1 के कोरेस्पॉन्डिंग हैं, लीडिंग 1 वाले कॉलम के कोरेस्पॉन्डिंग हैं, उन वेरिएबल्स को हम कहेंगे लीडिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट कॉलम है तो x1 लीडिंग वेरिएबल,
x3 लीडिंग वेरिएबल और x6 लीडिंग वेरिएबल। अब जो लीडिंग वेरिएबल नहीं है उसको क्या नाम देंगे? फ्री वेरिएबल। यहाँ पे x2 फ्री वेरिएबल है, x4 फ्री वेरिएबल है और x6 x5 जो है ये फ्री वेरिएबल। तो यहाँ हमने लिख दिया here x2 x4 and x5 are जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं उनको हम आर्बिट्रेरी वैल्यू देते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में दो इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना सिखाया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिस्टम जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो उसके लिए हम वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करते हैं। आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करने का मतलब ये होता है कि इस एस, टी और यू की जगह पे कोई भी वैल्यूज जो हैं वो रखी जा सकती है, कोई भी रियल नंबर यूज किया जा सकता है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं इसकी जगह पे। अब x2 की वैल्यू तो हो गई s, x4 की वैल्यू हो गई t, x5 की वैल्यू हो गई u। बाकी किसकी वैल्यूज निकालने वाली रहेगी? x1, x3 और x6 की। तो पहली रो को यूज करते हुए मैंने इक्वेशन लिखी ये x1 प्लस 3x2 प्लस 4x4, जैसे मैं यहाँ लिखी x1 प्लस 3x2 प्लस 4x4 प्लस 2x5 यही आता था, बिल्कुल, प्लस 2x5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या है, x2 की वैल्यू s लिखती, x4 की वैल्यू t लिखती, x5 की वैल्यू u लिखती, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3s माइनस 4t माइनस 2u। सेकेंड रो को देखते हुए मैंने इक्वेशन लिखी, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी? x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आई x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। x4 की जगह पे वैल्यू लिखी थी x3 इज इक्वल टू माइनस 2t। x3 की वैल्यू भी आ गई, x1 की भी आ गई। थर्ड रो को देखते हुए हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? थर्ड रो में ये x6 वेरिएबल है, x6 इज इक्वल टू 1/3। तो x6 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई हमारे पास, क्या है? 1/3। तो ये हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आया है, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल्स थे और बाकी 3 जो थे वो लीडिंग वेरिएबल्स थे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन। यहाँ पे एक और बात है नोट करने वाली, मैंने लिखी नहीं है, इसको आप लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो जुबानी सुन लें। ये जो लास्ट वाली रो होती है मैट्रिक्स की, रेड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में या फिर एचेलॉन फॉर्म में, इस रो को देखते हुए हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन सिस्टम का किस तरह का होगा। यहाँ पे क्या है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट वाला कॉलम है, ये x6 वेरिएबल वाला कॉलम है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर अगर ऐसा हो कि ये वाली लास्ट वाली दोनों एंट्रीज 0 आ जाएं, तो हम कहते हैं कि सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ऐसा हो कि लास्ट वाली दोनों एंट्रीज नॉन जीरो हो, दोनों एंट्रीज नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो और ये भी नॉन जीरो हो, तो हम कहते हैं कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 0 आ जाए लेकिन लास्ट एंट्री जो है वो नॉन जीरो आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे हमने 2 इक्वेशंस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लास्ट लेक्चर में सीखा था। उसमें भी हमने यही चीजें सीखी थी कि अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अगर 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो नो सॉल्यूशन, अगर सम कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू अदर कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो। यहाँ मैंने ये एक्सरसाइज शेयर की है लेक्चर 1, 2 और 3 से रिलेटेड। इस एक्सरसाइज में 3 या 4 क्वेश्चन है। ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3a माइनस 4b आपने फाइंड करना है। आप लोग एक काम करें, मैसेज के अंदर अपने रोल नंबर लिखें
ताकि मैं आपके रोल नंबर नोट डाउन कर लूँ। अब कोई और मैसेज ना आए बीच में, सारे सिर्फ रोल नंबर लिखे हों। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। चेक वेदर ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। अगर होता हुआ तो करेंगे, अगर नहीं होता हुआ तो बता देंगे रीजन कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए और बी दिए हैं। फाइंड ए बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में चेक करना है क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करना है। आज वाला जो लेक्चर है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको बाद में दे दूंगी, पहले ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करें। असाइनमेंट आपका लेक्चर नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा, या जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो या वेडनेसडे को, जिस दिन भी हो, क्योंकि टाइम टेबल चेंज होता रहता है तो इसलिए हम कोई फिक्स डे नहीं बता सकते। तो जिस दिन भी आपका नेक्स्ट लेक्चर है उस दिन आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे हार्ड फॉर्म में सबमिट करानी है, क्योंकि मुझे लग रहा है LMS पे अभी तक आप लोगों के नाम आए नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके मैम।